जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है और आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2। और इससे लेटेस्ट पेपर तो कोई आया नहीं है। जो लेटेस्ट इससे पेपर होगा वो आपका ही होगा, मई जून 2022 का, जो आपने देना है। अच्छा जी, अब इसको जो कि 27 को है आई गेस, अब देख लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। इसे आपको पैटर्न तो पता ही है अच्छे से कि ये कैसे करना है। अच्छा, अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम फिर पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं। पेपर अटेम्प्ट करेंगे बाद में, पहले हम देख लें कि हमारे पास टाइम कितना होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं मैनेज करते सही से, तो इवन इफ यू नो द आंसर्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट देम। तो क्या फायदा, आपने कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे कर लिए और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ दिए। इससे बेहतर है कि आप सारे क्वेश्चन कर लो और सारे एवरेज अटेम्प्ट कर लो। फिर भी ये मैं आपको वर्स कम वर्स की सिनेरियो बता रहा हूँ, फिर भी आपके नंबर ज्यादा ही आएंगे। इसका मतलब है कि किसी क्वेश्चन को या पार्ट को छोड़ देना, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। और ब्लंडर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस बच्चे ने टाइम को मैनेज नहीं किया। इसलिए मेरा सबसे पहला काम होता है कि बच्चों को बताऊं कि टाइम को मैनेज करना है। अच्छा, कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हम टाइम पे कर लेते हैं। वेरी गुड, अगर वो कर लेते हैं तो उनकी अपनी एक एबिलिटी है, स्पीड ज्यादा है, उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन स्टिल जब व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम, तो होता क्या है कि आपके ऊपर यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर। वो जो एनवायरमेंट होता है, आपने पेपर दिए भी हैं पिछले, उसमें बाज़-औक़ात आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, टाइम ज्यादा ले सकते हैं और उसमें आप, सबसे बड़ी बात, पैनिक हो सकते हैं। और एक दफा आप जो है ना, वंस यू गेट पैनिक, तो फिर उसके बाद निकलना मुश्किल है कि यार अब क्या करें, टाइम कैसे मैनेज करें। पर होता क्या इवेंचुअली, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा यार टाइम कैसे देखते हैं, अभी यहाँ कितना टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे 15 मिनट। तो बच्चे ऐसे टाइम देखते हैं, अच्छा यार अभी 2 घंटे पड़े हैं और चिल करो, और यार 1.5 घंटा पड़ा है, इजी हो गया, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, आराम से इजी रिलैक्स हो रहे हैं, कभी गर्दन सीधी कर रहे हैं। कितना टाइम, क्योंकि टाइम देख रहे हैं ना, और 1.5 घंटा बहुत है, वो ये देख रहे हैं। अच्छा, इवेंचुअली क्या होता है, वो पहुंचते हैं जब लास्ट क्वेश्चन पे, लेट्स से सेक्शन बी के, जब अटेम्प्ट करने लगते हैं 20 नंबर का, तो टाइम पे जब घड़ी पे टाइम देखते हैं तो 5 मिनट। अब 5 मिनट रह गए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 पार्ट्स, ABCD, एक पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो ये तो आप जो मर्जी कर लें, उल्टा लटक जाएं, ये पूरा अटेम्प्ट होने वाला नहीं है 5 मिनट। अब आप गंद मारोगे, एक तो बात, गंद भी मारोगे और पेपर फिर भी पूरा नहीं होगा। और इससे मैं आपको पहले बताया था कि देयर इज नो गोइंग बैक, आप इसको कवर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मैंने बच्चों को बिजनेस में भी बताता होता हूँ, आपको क्या करना है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। लेकिन मैं इसको नाम देता हूँ माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है, मैक्रो का तो ये है कि आप पूरे पेपर का इतना टाइम दिया हुआ है, ठीक है। माइक्रो टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपका ओवरऑल पेपर का टाइम मैनेज हो पाएगा। और वो क्या है कि आपको हर क्वेश्चन के बाद देखना है कि कितना टाइम हो गया और कितना टाइम मैंने लगाना था। तो हम पहले ये बात करेंगे कि हर क्वेश्चन पे टाइम कितना लगाना है आप, ताकि हर क्वेश्चन के बाद आपके पास घड़ी होनी चाहिए, हाथ पे बांधी हो या टेबल पे रखी हो, जहां पर भी है, ताकि आपको टाइम पता चलता जाए। और घड़ी सामने होती है तो बंदा ज्यादा अलर्ट रहता है। अच्छा, और हर क्वेश्चन के बजाय देखोगे यार मैं टाइम पे हूँ कि नहीं हूँ। इससे ये होता है कि मैं भी आपको इस पे अभी बात करता हूँ कि लेट्स से कि आपने एक जो आपका क्वेश्चन था उसका टाइम, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 मिनट था, और आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो आपने देखा टाइम है 22 मिनट हो गए हैं। इसका मतलब है, अच्छा वैसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप माइक्रो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पता चल जाएगा, यार आई एम 2 मिनट्स लेट। अब आपको क्या करना है कि अब आप सोचोगे यार आई हैव टू कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मिनट्स अर्लियर।
तो आप वो कोशिश करोगे। ये 2-3 मिनट के गैप को कवर करना आसान है। व्हेन यू हैव टू गो लॉन्ग वे, जब व्हेन देयर इज लॉन्ग वे टू गो, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि 2-2 मिनट कहीं ना कहीं से जो है वो आपको रॉब करना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह जब आप टाइम मैनेज करेंगे। अच्छा यार, अगला मैंने क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट लेट किया है, और पिछला क्वेश्चन 2 मिनट लेट था, या 3 मिनट लेट था, या 5 मिनट लेट था, मैं 6 मिनट पीछे हो गया। अब मैंने अगले दोनों क्वेश्चन 3-3 मिनट जल्दी करने हैं ताकि टाइम पे पूरा हो जाए। तो इस तरह से ये माइक्रो टाइम मैनेजमेंट होता है, और इससे फिर आपके पेपर को कंप्लीट ना करने के चांसेस जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके लिए जरूरी क्या है माइक्रो टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आपको ये देखना है कि हर क्वेश्चन के लिए टाइम कितना है, क्योंकि यहाँ तो नहीं बताया हुआ ना, यहाँ तो सिर्फ लिखा है जी 2 hours 15 minutes, दैट इज इट। और जी 4 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन ए में से 1 करना है, और एक ही होता है, और सेक्शन बी में से 3 करना है। अब हम इस पे चलते हैं, फिर हम क्वेश्चन बी देखते हैं आगे। अच्छा, ये सीक्वेंस है, आज भी होगा, जिस तरह कल क्लास होगी तो कल भी देख लेंगे इसको। अच्छा, तो ये सीक्वेंस हम चल रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है वो होता है सेक्शन ए का, और उसमें आपको पता है कि आपको एक कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा दिया होता है। यहाँ पर इंडिया का डेटा दिया, और मैं वाई एम पिकिंग अप द लेटेस्ट पेपर, ताकि वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम फॉलो करें जो आपको आना है, ठीक है, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है एक कंट्री को, जो कि इंडिया है, और उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो होते हैं ए से लेके एज तक, और उसके नंबर कितने होते हैं 30, ठीक है। 30 मार्क्स होते हैं इन टोटल, और आप देख रहे हो कि इसमें आपको कहीं पर भी 6 से बड़ा क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो 30 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। 30 मार्क्स के लिए आपके पास जो टाइम है, यानी कि सेक्शन ए करने के लिए आपके पास टाइम है 45 मिनट्स। ये नहीं भूलना आपने, यानी कि आपने 45 मिनट्स के अराउंड इसको कंप्लीट करना है। 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए खैर है, क्योंकि सेक्शन ए ज्यादा टाइम लेता है, बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द केस एज वेल। जो ऊपर आपको सोर्स मटेरियल दिया हुआ है जिसे बोलते हैं, लिखा है ना उन्होंने, यू हैव टू यूज द सोर्स मटेरियल, तो टाइम लगता है बता। अच्छा, बार बार आपको वो देखना पड़ता है ये सोर्स मटेरियल को। तो 45 मिनट या थोड़े 2-3 ऊपर मिनट हो जाए खैर होती है, लेकिन उसमें पता हो कि मैंने 48 मिनट्स में किया है, मेरे 3 मिनट एडिशनल लग गए हैं, ताकि आप अलर्ट रहो और अगला जो क्वेश्चन है उनको जल्दी करके वो 3 मिनट्स को किसी तरह से कॉम्पनसेट कर लो, आगे 1-1 मिनट अर्ली करके, या एक ही क्वेश्चन में 3 मिनट अर्ली करके। तो 45 मिनट्स में आपको ये करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 करने होते हैं। तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने शायद पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ, एक मिनट, कि इसमें लिखा है स्टिमुलस मटेरियल। स्टिमुलस मटेरियल का मतलब है कि आपको ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आपने अपने आंसर में यूज करना नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, बल्कि आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी शायद मिले ही ना, ये सिर्फ है ताकि आपको सम काइंड ऑफ हेल्प मिल जाए, कुछ आइडिया आ जाए, कोई कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। अच्छा हाँ यार, ऐसे लिखना है, इस तरह का आंसर लिखना है, या ये टर्म इससे मिलती जुलती है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसको स्टिमुलस मटेरियल का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको जरा एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए है, इनको यूज नहीं करना, ठीक है। तो लेकिन ये जो होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर ये सोर्स मटेरियल, इसमें आपको सेक्शन ए में इस मटेरियल को पढ़ना नहीं, खाली इसको यूज करना है अपने आंसर में। जो नहीं यूज करेगा उसके नंबर कटेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल इस पे तो हम बाद में बात करेंगे ही।
तो सेक्शन बी में फिर हमारे पास वही पैटर्न होता है 4 क्वेश्चन का, ठीक है, और 4 क्वेश्चन होते हैं तो 2 4 6 8 से, और 20 नंबर टोटल होते हैं, ठीक है। तो अब आपको 20 नंबर के लिए कितना टाइम देना है? आपको टाइम देना है 30 मिनट्स। ये आपने नहीं भूलना, कितना जी? 30 मिनट्स 20 नंबर के लिए। इसका मतलब 30 मिनट्स आप यहाँ दोगे, 30 मिनट्स फिर यहाँ पर भी दोगे। चौथा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया आपने या 5वां किया, 30 मिनट्स यहाँ दोगे। तो ये कितना बन गया? 30 into 30, ये हो गया 1 hour 30 minutes। 1 hour 30। और उसके बाद जब इसमें हम ऐड करेंगे 45, तो कितने हो गए जी? 215। 215 आपके पूरे हो गए। ये है। तो अब आपने जब क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन 3 मिनट ऊपर चला गया है, 48 मिनट्स में हुआ है, तो फिर आपने कहना है कि यार मैंने ये वाला क्वेश्चन अब 27 में करना है। अच्छा नहीं होता 27 में, तो मैंने यार 29 में करना है, ये तो हो सकता है। और अगला क्वेश्चन भी मैंने 29 में करना है, ठीक है। या अगला क्वेश्चन 29 में नहीं हुआ, 30 में ही हो गया। तो अब आपको 2-3 मिनट मैनेज करना आखिरी क्वेश्चन में पॉसिबल होता है कि जल्दी से लिख लिया, कर लिया, शॉर्ट कर लिया आंसर्स को, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो वो ये है, दिस इज व्हाट वी कॉल माइक्रो टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बच्चे का पेपर ही पूरा नहीं होता उसकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है। वो जितना मर्जी कह रहे सर पेपर मुझे बहुत अच्छा आता था, सर पेपर बहुत आसान था, पर पूरा नहीं हुआ, तो वो बच्चा फारिग है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। अच्छा ये तो हमने इस पे बात कर ली है। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जो मैंने टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। अब हमारे पास सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आता है, और कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम एंड पे अटेम्प्ट करें या पहले अटेम्प्ट कर लें। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इसको आप पहले अटेम्प्ट करें। उसकी वजह यह है कि ये टाइम लेता है, और जब आप इसको एज अ लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो ऑब्वियसली क्लॉक विल बी टिकिंग एट दैट टाइम क्विकली, और आपको प्रेशर है कि पेपर खत्म करना है, टाइम थोड़ा रह गया है, तो आप रिलैक्स नहीं होंगे। और जब आपने ये सोर्स मटेरियल से इंफॉर्मेशन लेनी है और इतने पार्ट दिए हो, 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये अब आपकी नॉलेज से नहीं आना, ये आपको यहाँ से ढूंढना है, तो ढूंढने में टाइम लगता है। इसीलिए इसको पहले क्वेश्चन के तौर पे ही करना है। एक तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इट कैरीज मोर वेटेज, और दूसरा कि ये आपको ताकि आसानी से आप इसको अटेम्प्ट करके अच्छे से नंबर इसमें गेन कर पाओ, सोर्स मटेरियल को इस्तेमाल करके। जो बाकी क्वेश्चन है उसमें तो आपकी नॉलेज है, पॉइंट ध्यान में आया, लिखी गए। इसमें आपको केस फैक्ट को इस्तेमाल करना है, तो कहीं केस फैक्ट आगे पीछे ना हो जाए या इस्तेमाल ही ना कर पाओ आप, टाइम इतना शॉर्ट हो जाए। तो इसको अगर ये पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे ही करना है। अच्छा दूसरी बात कर लिया, उसके बाद ये एक और क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर अगर हमने दूसरा क्वेश्चन पहले नहीं करना, सर हम तीसरा कर लें या हम चौथा कर लें। अच्छा अब इसमें एक बात बताऊं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यू नीड अ पैट ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है। सबको थपकी चाहिए होती है। अब वहां थपकी देने के लिए मैं तो नहीं होऊंगा, वो आपको खुद ही देनी पड़ेगी। और वो कैसे देंगे आप? आपने जब सेक्शन ए का क्वेश्चन कर लिया टाइम पर, ठीक है, आपको अभी ना जो बाकी क्वेश्चन है एक नजर, जब पेपर आपके पास आएगा तो आपने सेक्शन ए को ना देखे, वो तो करना ही है, जल्दी से सेक्शन बी को क्वेश्चन देख लिए, अच्छा आते हैं कर लेंगे बस। ज्यादा टिक टुक लगाने की कोशिश ना करें, ये करूंगा, वो बात की बात। जब आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए कर लिया, अब आप आगे सेक्शन बी पे। अब सवाल आया कि भाई सर कौन सा अटेम्प्ट करें, ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। उसका मैं आपको ये कहूंगा कि जो मैंने अभी आपको बताया, अपने आप को थपकी देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। तो आपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, और 4 पढ़ना है, और 5 पढ़ना है, और देख रहे हैं मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा आता है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसके सारे पार्ट्स आपको परफेक्ट आते हैं, पर्टिकुलरली सी और डी पार्ट। आई रिपीट, ऐसा क्वेश्चन पकड़ना है आपने सबसे पहले सेक्शन ए के बाद,
जिसके आपको सारे पार्ट्स अच्छे आते हैं, पर्टिकुलरली सी और डी पार्ट। मैं सी और डी को कह रहा हूँ क्योंकि बाद का बच्चे क्या करते हैं, ए और बी पार्ट देखे, जैसे यहाँ लिखा फ्री गुड आता है, सेकेंडरी टर्शरी आता है, चलो शुरू करो। ये गलत तरीकेकार है। ए और बी देख के आसान है, शुरू कर दिया, बाद में सी में फंस गए, डी में फंस गए। तो भाई 20 में से तो 14 नंबर तो सी और डी पार्ट के हैं। इमेजिन करो, सी और डी पार्ट जो आपके हैं, दे कैरी 70% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना जी, 70%। तो उनको आप इग्नोर करके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते? तो आपको वो क्वेश्चन पकड़ लिया जो बेस्ट आता है, पर्टिकुलरली सी और डी पार्ट आपको बेहतरीन आते हैं, परफेक्ट, वो पकड़ लिया, पकड़ा, उसे अटेम्प्ट किया। उससे क्या होगा, जब आप अटेम्प्ट करेंगे दो काम होंगे। एक तो ये होगा कि वो आपका टाइम पे खत्म होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा, क्वेश्चन जब वो अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपके ब्रेन में एक्टिविटी तेज हो जाएगी। ठीक है, वो आप बॉक डाउन नहीं हो जाओगे कि अच्छा यार कुछ समझ नहीं आ रही, भूल गया सब। वो जब आपको वो चीजें जो आती थी, जब आप वहां से किक स्टार्ट लोगे तो अचानक ब्रेन आपका ओपन अप हो जाएगा और आपको और चीजें भी याद आना शुरू हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने वो अपने आप को एक्सप्रेस करके आगे आया हो। उसके बाद फिर आप उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। सबसे गंदा क्वेश्चन जो आपको आता है वो सबसे लास्ट में होगा। याद रखना है, सबसे गंदा क्वेश्चन कौन सा होता है, वही बात जिसका सी और डी पार्ट आपको अच्छे से नहीं आता, वो होता है सबसे गंदा क्वेश्चन, ए और बी नहीं। अच्छा, ये बात हो गई। तो आप अब ये कि सीक्वेंस में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अच्छा आता है, अटेम्प्ट इट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन 3 आता है, अच्छा, अटेम्प्ट इट। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उसको क्वेश्चन 1 का नाम नहीं दे सकते। यू हैव टू नंबर इट अकॉर्डिंगली। 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 5 नंबर ही लिखना है, क्योंकि वहां क्वेश्चन थोड़ी ना लिख रहे हैं आप, और क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं होता वहां पे। तो क्वेश्चन लिख कर टाइम बर्बाद ना करें, सीधा लिखें 5 पार्ट ए, शुरू कर दिया, पार्ट बी, पार्ट सी। अब यहाँ जो बच्चा 1 लिख के ए लिख देगा पार्ट ए, मामला खराब हो गया। एग्जामिनर उसको 1 समझ के शुरू कर देगा या 2 समझ के, और आप कर रहे हो ये वाला। इसी तरह जब आपने 5वें के बाद फर्ज किया क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है तो आप नंबर 3 डालोगे। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहा हूं तो 1 डाल दूंगा, दूसरा तो 2, नहीं। जो सीक्वेंस क्वेश्चन पेपर में है वही सीक्वेंस देना है। तो क्वेश्चन 3 अगर आप दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने यही लिखना है, 3A शुरू कर दिया, फिर बी, वो शुरू कर दिया। तो ऐसे करना है। बहरहाल ये तो हमने इसको समझ लिया, जो टेक्निकलिटी है कि पेपर को कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरे पार्ट पे, जो कि है कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें और अटेम्प्ट कैसे करें। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। और हम आ गए हैं वापस सेक्शन ए के ऊपर। तो अब हमने करने क्या लगे हैं कि मैं ना इसको आपके लिए पढ़ देता हूं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंसर्स आप मुझे ढूंढ के बताएंगे और फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। अच्छा, अब लिखा हुआ रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन 1। लिख दिया ना, आंसर से पहले इसको पढ़ना है अच्छे से। सोर्स मटेरियल उन्होंने दे दिया है कि इंडिया एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसके ऊपर है ये। अच्छा, एयर इंडिया फैक्ट फाइल उन्होंने एक दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू 2018 का $2.2 बिलियन है, टोटल कॉस्ट 2018 की $2.9 बिलियन है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड इन 2018 16.4 मिलियन है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड इन 2017 14.8 मिलियन है, शेयर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर ट्रैवल मार्केट इन 2018 13% है, और शेयर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर ट्रैवल मार्केट इन 1994 100% है। ये सिर्फ न्यूमेरिक फिगर्स हैं, इनका कुछ नहीं करना, बस एक दफा पढ़ लिया, देख लिया, जहाँ फिगर्स दी हुई हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज इट लेटर, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसको कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नहीं है, तो इसको जल्दी से पढ़ के देखकर आगे चले गए। एयर इंडिया इज ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट।
The entry of new firms into India's air travel market has reduced India's ability to set price. कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको बेहतर ये है कि साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं ताकि जब आप उनको आपको रेफर करना हो तो आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि रेफरिंग इज नॉट दैट इजी, क्योंकि आपको फिर दोबारा से सर्च करना पड़ेगा सारा सोर्स मटेरियल। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो लाइन लिखी हुई है कि जब नई फर्म्स आई हैं तो उनकी वजह से एयर इंडिया की जो एबिलिटी थी प्राइस सेट करने की, वो कम हो गई। तो मुझे आप बता सकते हो कि जो प्राइस सेट करता है जो बिजनेस, वो क्या होता है? जो बिजनेस Monopoly, खुद, sir. वेरी गुड, जो बिजनेस खुद प्राइस सेट करता है वो मोनोपोली होती है। सर ये बिल्कुल गवर्नमेंट का एक वो, सॉरी सर, मोनोपोली का एक वो, सर ये फीचर है आपने ना। कहा नेचुरली करिंग मोनोपोली होती है जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, हिस्टोरिकल प्रोटेक्शन होती है। हाँ वो होती है, लेकिन प्राइस अगर खुद सेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मोनोपोली, अदरवाइज आपको पता है कि आप तो मार्केट से प्राइस उठाते हैं। अच्छा बहरहाल, फिर द स्टेट ओन्ड फर्म faces competition not only from other airlines but also from other forms of transport including trains and ships। ये भी हम देख लेते हैं कि भाई ठीक है, कंपटीशन तो है उसका एयरलाइन से, ये अदर फॉर्म जो नजर आ रही हैं ट्रेन और शिप्स, इनके साथ भी कंपटीशन आ गया। क्यों भला? ट्रेन एंड शिप्स क्या हैं, इनके साथ कंपटीशन कैसे आ गया? एयरलाइन की कंपनी से कंपटीशन समझ आता है, ट्रेन एंड शिप से कैसे? बताया कोई? सर इसका, सर ट्रेन्स और शिप्स के साथ वो तो सेम सर्विस है कोई, वो एयर ट्रेवल है भाई। जी सर। substitutes might not look the same but they satisfy almost the same need and want of the people। और वो नीड क्या है? जर्नी, ट्रैवल। तो अगर ट्रैवल उन्हें ट्रेन से मिल जाता है, शिप से मिल जाता है, तो एयर ट्रैवल भी यही करता है। तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, सिंपल इज दैट, इसलिए इनका भी कंपटीशन मौजूद है। अच्छा, फिर in 2017 the Indian government tried unsuccessfully to sell Air India to the private sector। यानी कि वो गवर्नमेंट की थी, फाइन, समझ आती है हमें। A successful sale would have raised money for the Indian government and might have increased the airline's efficiency। अच्छा, ये बात लिखी हुई है कि अगर वो सेल हो जाती, जो कि नहीं हुई, तो उससे कितना पैसा मिल रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, वो उन्होंने हमें बताया कि एक अच्छी अमाउंट इनको मिल सकती है इंडियन गवर्नमेंट को। और जारी बात है, गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए होते हैं ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और बात लिखी हुई है कि उससे शायद एयरलाइन की एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर जाती, क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, तो उसने तो अपनी कॉस्ट को कम करना है, और कॉस्ट कम करने का मतलब यही है कि यू आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। अच्छा, तो ये बात हो गई। फिर हम आगे देखते हैं कि इट इज प्रिडिक्टेड दैट इंडिया विल हैव द थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री बाय 2025। ठीक है जी, थर्ड लार्जेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री, ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है कि इंडिया में डिमांड बहुत है कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो 2025 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिमांड है एयर ट्रेवल की, या लोग भी यहाँ बाहर से आते हैं, जो भी है। द ग्रोथ इन द इंडस्ट्री में अफेक्ट द करंट अकाउंट पोजीशन ऑफ इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अच्छा, यहाँ से लिखा है कि ग्रोथ से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है वो अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये उन्होंने हम पे छोड़ दिए। व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चन वहां पे ये बात होगी, लेकिन अफेक्ट होगा। फायदा या नुकसान ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। टेबल 1.1 shows the current account position in India and 4 other countries। जो नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो the current account position of the balance of payments of selected countries in 2017, और उसमें ब्राजील दिया हुआ है जिसका करंट अकाउंट हमें डेफिसिट में नजर आ रहा है बिलियन डॉलर्स में, और जो करंट अकाउंट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी की शक्ल में दिया हुआ है कि जीडीपी की परसेंटेज में करंट अकाउंट कितना आ रहा है, वो -0.5 आ रहा है। चाइना 164.9,
$9 बिलियन है, जो कि सबसे ज्यादा नजर आ रहा है करंट अकाउंट, और पॉजिटिव है। और करंट अकाउंट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वहां पर भी पॉजिटिव 1.4 नजर आ रहा है। इंडिया का करंट अकाउंट बिलियन डॉलर में 48.7 है, जो कि नेगेटिव है, माइनस में है, और सबसे ज्यादा भी है। उसके बाद -1.9 इंडिया का जो है वो करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बन जाता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है इंडिया के लिए। और अगर चाइना का देखें तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। केनिया में करंट अकाउंट 5.4 आ रहा है बिलियन डॉलर, जो कि ये भी माइनस में है, डेफिसिट, यानी कि जिसे हम डेफिसिट करंट अकाउंट बोलते हैं। और करंट अकाउंट परसेंट ऑफ जीडीपी भी काफी लो, बल्कि नेगेटिव में आया हुआ है, -6.8। रशिया जो है वो 35.4 करंट अकाउंट शो कर रहा है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट नजर आ रहा है, और सरप्लस है। चाइना का 82 का नंबर आ रहा है, और करंट अकाउंट परसेंट ऑफ जीडीपी में 2.2 शो कर रहा है, पॉजिटिव। बहरहाल ये हमारे पास फिगर्स नजर आ रही हैं, थोड़ा सा मैंने इंटरप्रेट किया है क्योंकि आगे इसको यूज करना हमें पड़ेगा। ऐसे तो नहीं फिगर्स दी हुई ना, ऑफ कोर्स फिगर्स दी हुई हैं तो उसको यूज करना होगा। अच्छा, आगे देखते हैं अब कि a rise in both the number of routes flown and the quality of the passenger experience may increase the number of tourists visiting India। ठीक है, कह रहे टूरिस्ट जो हैं वो बढ़ सकते हैं कि अगर क्या हो जी, अगर नंबर ऑफ रूट्स बढ़ा दें और क्वालिटी ऑफ द पैसेंजर एक्सपीरियंस, कि उनको जो सर्विस दी जा रही है इन फ्लाइट वो इंप्रूव हो जाए, तो उससे क्या हो रहा है जी, जो नंबर है वो बढ़ सकता है इंडिया जो विजिट करते हैं। तो ये हमें फैक्टर्स दे दिए हैं। A larger Indian airline industry is likely to increase the ease of movement of people and goods into and out of India। अच्छा, और ये भी बता दिया कि अगर इंडिया की जो एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो कह रहे हैं 2025 में थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी, वो फायदा क्या दे रही है कि वो इंक्रीज कर रही है किसको, ईज को, किसकी मूवमेंट, लोगों की और चीजों की इंडिया में आने के लिए और जाने के लिए। इसका मतलब यही हुआ ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही हो गई, वो आसान हो जाएगी क्योंकि इंडिया की जो एयर ट्रैवल की इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड अगर कर जाती है। This might attract more multinational companies, MNCs, and reduce firms' cost of production। जाहिर है जब मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो वो यहाँ पर अपना सेटअप करती है बिजनेस, लेकिन उनको कुछ चीजें बाहर से मंगवानी भी होती हैं और बाहर भेजनी भी होती हैं। तो उन्हें एयर ट्रैवल की जो इंडस्ट्री है वो उसमें ग्रोथ चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो। तो क्योंकि फ्लाइट्स भी आसानी से मिलेंगी और जो फेयर है वो भी कम होगा। अच्छा, जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो कंपटीशन होता है ना। जिस तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपको जितनी गाड़ियां नजर आती हैं, टोयोटा है, या अब रिसेंट जो किया आ गई है, या आपकी ये चेंगान लेकर आ रहा है, या ये चेरी टीगो 8 प्रो आ गई है, या आपकी क्या कहते हैं hyundai है, तो ये गाड़ियां यहाँ बना रहे हैं अब, लेकिन पार्ट्स बाहर से ही आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनी जब आती हैं तो उनको भी हो सकता है चीजें चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान आके पाकिस्तान बना रही हैं और उसके बाद बनाकर गाड़ियां कहीं और भी भेजेंगी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को जरूरत रहती है। तो ये वहां पे एक और फायदा उन्होंने लिख दिया है कि एयर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए अट्रैक्शन होगी क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और कैसे कम होगी बता दिया कि एक तो डिले नहीं होगा उनकी डिलीवरी में, ठीक है। उससे जारी बात है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना है तो आपको पता है कि फिर वो एक्सचेंज रेट मैटर करता है। तो एक्सचेंज रेट कभी अप हो गया, डाउन हो गया, जैसे डॉलर में हो रहा है, और गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपको नजर आ रहा है। तो यही है ना, तो जितना डिले होगा उतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है और उतना ही एक को फायदा या एक को नुकसान हो जाएगा, एक्सपोर्टर को या इम्पोर्टर को। उसके अलावा आपकी जो मैंने आपको बताया कि जो फेयर है वो भी एयर ट्रैवल का वो कम होगा। तो उससे भी आपकी जो कॉस्ट है वो फिर कम हो सकती है क्योंकि पार्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी अगर हम डाल दें बीच में, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आ गया इंडिया एयर ट्रैवल मार्केट फेसेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। अच्छा जी, चैलेंजेस आ गए, वो क्या है जी, ये हम देख लेते हैं जी। नंबर ऑफ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया था, पता चलेगा अगर क्वेश्चन चैलेंजेस का आता है तो हमने यहाँ से देखना है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इंडिया हैज एशियाज हाईएस्ट एयरलाइन फ्यूल टैक्स, एक ये बात है, ठीक है।
कि इंडिया में एशिया, ये एक बात है कि एशिया में सबसे ज्यादा फ्यूल टैक्स इंडिया में दिया जा रहा है. Some economists suggest that this should be increased further to increase tax revenue and to reduce market failure. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इस पे और टैक्स लगाया जाए, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, तो उससे मार्केट फेलियर कम होगा. ये मार्केट फेलियर क्या चीज है भाई, पता किसी को? पढ़ा था ना? inefficient allocation of resources. जी, तो मार्केट फेलियर में एक चीज आती है जिसे बोलते हैं पोल्यूशन. जारी बात है, जितना फ्यूल पर टैक्स ज्यादा लगेगा, फ्यूल महंगा हो जाएगा, तो फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाएगी. जब फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी तो फिर जो फ्यूल की वजह से जब फ्यूल बर्न होता है, चाहे वो गाड़ियों में हो या वो जहाज में हो, वो कम हो जाएगा, तो पोल्यूशन कम होगा, जिससे मार्केट फेलियर नहीं होगा. क्योंकि मार्केट फेलियर के जो दो बड़े रीजन नजर आते हैं एज फार एज ओ लेवल्स इज कंसर्न, वो एक होता है एक्सटर्नल कॉस्ट और एक एक्सटर्नल बेनिफिट. तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है कि जो थर्ड पार्टी को डिसएडवांटेज होता है, जो सफरिंग्स थर्ड पार्टी को होती हैं. तो जारी पता है, जब पेट्रोल बर्न होगा और स्मोक रिलीज होगा एग्जॉस्ट पाइप से, तो पोल्यूशन होगा, और उससे जो लोग नहीं भी इस्तेमाल करते गाड़ियां या एयर ट्रेवल नहीं करते, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है. तो ये वो इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि टैक्स अगर आप बढ़ा देंगे तो उससे एक तो आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और दूसरा जो मार्केट फेलियर है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है. अच्छा, द एयरलाइंस other costs are rising, but it is difficult for them to raise prices. आपको पता है कि जब कॉस्ट बढ़ती है तो आप प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए प्राइस भी बढ़ाते हैं. ऐसे ही होता है, जैसे आपको बताया ना, गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, बल्कि होंडा ने तो या टोयोटा ने तो अखीर कर दिया है, एक महीने में 2 दफा बढ़ा रहे हैं कीमतें. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट ज्यादा हो रही है, फिर भी वो कीमत नहीं बढ़ा पा रहे. लिखा हुआ है ना, और आगे लिखा है क्यों. दिस इज बिकॉज India's air passengers are among the most price sensitive in the world. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. India's air passengers are among the most price sensitive in the world. इसका मतलब है, क्या मतलब है, इसके लिए कौन सी इकोनॉमिक टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Elastic. जी, वेरी गुड, प्राइस इलास्टिक डिमांड. ये जेहन में रखा, ये रखेंगे जेहन में, तो हम जब इसको आंसर में इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, एक बात और, इकोनॉमिक्स में आंसर देते हुए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इकोनॉमिक टर्म्स. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ताकि पता चले कि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है. जैसे कि हमने अभी बात की है, प्राइस इलास्टिक डिमांड, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, ये चीजें आपको इस्तेमाल करनी है, तो ले मैन वाली वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करनी. अच्छा, फिर सम एयरलाइंस स्टॉप देयर, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया ना कि कॉस्ट बढ़ रही है उनकी दूसरी, लेकिन वो फिर भी कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि लोग प्राइस सेंसिटिव हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे टू कवर देयर हायर कॉस्ट, तो क्या होगा भला? So क्या कि अगर some airlines stop their costs, risking any further by improving their staff training, नहीं, reducing और भाई ये मैंने पढ़ा ही नहीं अभी. मैं पूछ रहा हूं, अगर प्राइस सेंसिटिव हैं, मोस्ट प्राइस सेंसिटिव है इन द वर्ल्ड इंडियन एयर पैसेंजर्स, तो अगर ये कीमत बढ़ाएंगे एयरलाइन उससे डिमांड कंपनी, कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड. हाँ, डिमांड खाली कम नहीं होगी, ये थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड वुड गो डाउन ड्रास्टिकली. जी, उससे नेगेटिव शिफ्ट. बहुत ज्यादा जो है ना डिमांड कम हो जाएगी, सिर्फ कम नहीं होगी. अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे उनकी सेल्स और प्रॉफिट बहुत और गिर जाएगा. अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की. सम एयरलाइंस स्टॉप देयर कॉस्ट raising any further by improving their staff training, introducing new technology and improving their pilots working conditions. अच्छा, अब ये भी आ गया कि कुछ एयरलाइन कंपनी ने अपनी कॉस्ट को बढ़ने से रोक रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं उसके लिए? इंप्रूविंग स्टाफ ट्रेनिंग बढ़ा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और पायलट्स की वर्किंग कंडीशंस को बेहतर कर रहे हैं. और जारी बात है, स्टाफ ट्रेनिंग से
और वर्किंग कंडीशन है तो मोटिवेशन आती है, और मोटिवेशन से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और आप फिर जो एम्प्लॉइज हैं वो फुल पोटेंशियल में जब काम करते हैं तो उससे फिर कॉस्ट कम होती है क्योंकि वो एफिशिएंट हो जाते हैं। ये तो लेकिन आपको सर पता वैसे इनिशियल एक सर कॉस्ट तो आता है ना कि आपने स्टाफ ट्रेनिंग इम्प्रूव करनी है, हाँ, यस इंट्रोडक्शन यस करानी यस, है मीटिंग। वो तो है, वो शॉर्ट रन में तो कॉस्ट बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन ये फिर लॉन्ग रन का सोच रही है ना कि आगे तो कम हो जाए, और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस पर भी खर्चा है, लेकिन बाद में जो टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट सेविंग होगी, जारी बात है, आपको उतना स्टाफ रखना नहीं पड़ेगा, तो वहां पर भी वेज कॉस्ट सेव हो जाएगी इन द लॉन्गर रन। फिर आगे द एयरलाइंस एबिलिटी टू हायर पायलट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय among other factors the quality of education and other job opportunity। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि एयरलाइन की एबिलिटी जो है पायलट हायर करने की, वो डिपेंड करती है, बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो दो बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज में। मतलब ये कि अगर उन्होंने पायलट हायर कर रहे हैं और लेट्स से कि जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की अदर देन एयरलाइन कंपनीज, वो ज्यादा आपको लेट्स से सैलरीज ऑफर कर रही हैं या बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफर कर रही हैं, या